आज जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हम कहां से आए हैं, हम यहां कैसे पहुंचे, हम किस कारण अस्तित्व में आए। चार्ल्स डार्विन ने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में माना है कि वो नहीं जानते हैं कि पहला सेल किस तरह से अस्तित्व में आया। अनुमान लगाया जाता है कि किसी तरह से कुछ साधारण केमिकल एक साथ में आए और पहला प्रिमिटिव सेल बना। शुरू की पृथ्वी के पानी से ये बना। लेकिन आज डार्विन की उत्पत्ति के सिद्धांत को चुनौती मिलती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट द्वारा जैसे वैज्ञानिकों ने खोज निकाला कि मनुष्य के सेल सरल नहीं हैं, लेकिन विश्वास के परे पेचीदा हैं। एक छोटी सी सेल माइक्रो मिनिचराइज फैक्ट्री है जिसमें हजारों खास करके बनाए हुए पीसेस हैं जो खास मॉलिक्यूलर मशीनरी के हैं, जो 1,00,000 मिलियन से भी ज्यादा एटम से बने हैं। हर सेल के न्यूक्लियस में डीएनए मॉलिक्यूल है। ये तो स्टोर हाउस है जो कि 3 बिलियन खास जानकारी से भरा हुआ है। ये डिजिटल कोड में है। ये कोड सेल को बताता है कि कैसे कॉम्प्लेक्स सेल मॉलिक्यूल बनाएं, जिसे प्रोटीन कहते हैं, कि सेल के काम जीवित रह सके। डीएनए की ये सटीक जानकारी कहां से आती है? क्या ये बिना निर्देश के स्वाभाविक शक्ति के कारण है या ये बुद्धिमान निर्माता के कारण बना हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने कहा, मनुष्य का डीएनए एक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे है। हमने जो भी अब तक बनाया है उससे ये बहुत बहुत आधुनिक है। आज हम सीखेंगे कि क्यों मनुष्य के सेल से बनाया गया डीएनए का डिजिटल कोड ये बुद्धिमान निर्माता का साबित करने वाला सबूत है। मेरे मेहमान हैं डॉक्टर स्टीवन मायर, जो संसार के बुद्धिमान निर्माता के सह संस्थापक हैं। इन्होंने फिलॉसफी ऑफ साइंस में पीएचडी प्राप्त की है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। हम आपको जुड़ने का न्योता देते हैं। प्रोग्राम में स्वागत। हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन कब शुरू हुआ और ये कहां से शुरू हुआ और जीवन कैसे शुरू हुआ। और इस सवाल का जवाब देते हुए आपको देखना होगा कि पहली सेल कहां से आई थी। मेरे मेहमान हैं फिलोसोफर इन साइंस डॉक्टर स्टीवन मायर, जिन्होंने बेस्ट सेलिंग बुक लिखी है सिग्नेचर इन द सेल, डीएनए एंड द एविडेंस फॉर इंटेलिजेंट डिजाइन। और हाल ही के दिनों में सेल के डीएनए की जो खोज हुई है, इसमें बहुत ही बेचीदा ऐसा चित्र दिखता है, यानी इतना उलझा हुआ कि आप ये सोच सकते हैं कि ये केवल हो सकता है यानी बुद्धिमत्ता के डिजाइनर से ये आया है। इसके बारे में बताइए और बताइए कि डीएनए में क्या पाया। जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में कहा, डीएनए यानी ये डिजिटल जानकारी का कोड है। ये डिजिटल नैनो टेक्नोलॉजी का एक भाग है और डीएनए की जानकारी प्रोटीन और प्रोटीन मशीन बनाने के निर्देश देती है जो सेल के जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। और मैं सोचता हूँ कि हमने डिज़ाइन के बारे में प्राचीन सवाल का जवाब दिया है, क्योंकि 19वीं सदी में डार्विन का सिद्धांत ने सोचा कि उन्होंने डिज़ाइन के सारे सबूतों को बता दिया और अब हमारे पास डिज़ाइन का अद्भुत प्रकटीकरण है जिसमें अब तक कोई नेचुरलिस्टिक विवरण नहीं है। मैं सोचता हूं कि यह सकारात्मक कारण होगा कि इस तरह सोचे कि यह बुद्धिमत्ता से बनाया गया है, लेकिन यह दिलचस्प है कि हमें इस समय यह मानना होगा कि यह बड़ा भेद है। मैं इसे डीएनए एनिग्मा कहता हूं। रिचर्ड डॉकिंस बातें से इनकार करते हैं कि डिज़ाइनर के सबूत है। हमें यह मानना होगा कि यह डिजिटल कोड से भरा हुआ है और यह कहता है कि जीन्स का मशीन कोड ये तो कंप्यूटर जैसे हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि डीएनए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे हैं, लेकिन अब तक हमने जो भी बनाया है ये उससे बहुत उलझा हुआ है। यानी हम सेल में देख रहे हैं ये जानकारी है और ये बड़े भेद को प्रकट करता है। यानी यदि पहले सेल की शुरुआत बताना है, जीवन की शुरुआत, तो ये जानकारी की शुरुआत से आना होगा। और एक जर्मन साइंटिस्ट है और उनका नाम है बर्न्ट ओलफ कर्पर, जिन्होंने इस संबंध के बारे में पहले बताया। उन्होंने कहा कि जीवन की शुरुआत का ये सवाल है कि बायोलॉजिकल जानकारी कहाँ से आए है। इसका अर्थ होता है क्योंकि
मैं अपने विद्यार्थियों से सवाल पूछता था, यदि अपने कंप्यूटर को क्या फैक्शन देना है तो कैसे देंगे। कोड। उन्हें पता है कि ये कोड है, ये जानकारी का सॉफ्टवेयर है, और जीवन में भी यही बात सही, एक संबंध है जानकारी और नए रूप और काम में। और यदि जीवित काम करने वाले ऑर्गेनिज्म चाहिए तो ये जानकारी होनी चाहिए। ये डीएनए एनिग्मा है, ये बड़ा रहस्य है जिसे हल करना चाहिए। और ये बहुत सी जानकारी है, ये केवल कुछ बातें नहीं, ये बहुत सी जानकारी है, बहुत से अलग अलग भागों में, और ये सब एक साथ मिलकर प्रोग्राम किए गए। ये बहुत उलझा हुआ है। ये तो कोड्स की कई लाइंस है, मतलब मनुष्य के जीन में 3 बिलियन कैरेक्टर्स है। जानवरों में ये कम है, लेकिन अद्भुत जानकारी हर जीवित ऑर्गेनिज्म में है। अब दोस्तों, हमारे शरीर में अरबों सेल्स हैं, ठीक है। उनमें से हर एक में डीएनए है, और डीएनए उस सेल में खास काम करता है। ये अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सरल शब्दों में इसे समझाकर बताएं। जी, डीएनए 2 कारणों के लिए खास है। एक तो उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अब डबल हेलिक्स तो आइकॉन बन गया है, तो न्यूज़ में भी हम खोज के बारे में देख सकते हैं। तो बात तो ये है कि लोग डीएनए के बारे में खास तरह से देखते हैं कि ये जानकारी से भरा है। सच में जानकारी डिजिटल रूप में रखी गई है, यानी ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे ही है। इनमें केमिकल के खास अरेंजमेंट्स हैं। डीएनए के स्पाइन में जैसे भाषा में अक्षर होते हैं, या मशीन में डिजिटल रूप में एक और शून्य होते हैं, यानी ये जानकारी लेकर चलने की क्षमता है, या जानकारी रखने की क्षमता जो महत्वपूर्ण है। अब ये डीएनए की जो जानकारी प्रोटीन और प्रोटीन मशीन के बनाने को निर्देश देती है। पिछले प्रोग्राम में हमने इसे देखा है, हमने तुलना की थी कि बोइंग प्लांट में क्या होता है। सियाटल में जहां मैं रहता हूं, और वहां इंजीनियर डिजिटल जानकारी का उपयोग करते हैं कि मैकेनिकल पार्ट्स को बनाए। उदाहरण के लिए जहाज का पंख या रिबिट्स लगाते हैं, ये सब मशीनरी द्वारा नियंत्रण करते हैं। जी, डिजिटल जानकारी से चलती है, ये जानकारी आगे बढ़ती है। सेल के भीतर यही होता है, डिजिटल कोड मैकेनिकल पार्ट्स पर नियंत्रण करता है। और ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि सेल में ये सारी जानकारी कहां से आती है। हम जानते हैं कि बोइंग के लिए कहां से आती है, जिसे इंजीनियर ने बनाया है, लेकिन सेल के भीतर ये कहां से आता है। हमें बताइए कि जानकारी कैसी है, और ये तो उलझी हुई ही नहीं लेकिन सटीक जानकारी भी है। चलिए, यह हमें साइंस का एक छोटा पार्ट बताता हूँ। जानकारी की 2 परिभाषा है जो इंजीनियर और वैज्ञानिक लोग जानते हैं। इंजीनियरिंग दुनिया में शैनन जानकारी कहते हैं, या ये गणित का सूत्र है जो बताता है कि इस जानकारी के सूत्र में कितनी जानकारी रखी जा सकती है। इसे कई बार जानकारी ले जाने की क्षमता भी कहते हैं। और जानकारी की गणित की परिभाषा में केवल थोड़ा भाग है जिसे हम जानकारी मानते हैं। ये केवल चरित्र के बारे में उलझा होने के बारे में बताते हैं, और चरित्र के अरेंजमेंट्स जितनी उलझी होगी उतनी जानकारी दी जाएगी। जी, अक्षरों में गिब्रिश होते हैं, यानी बहुत से अक्षर हैं जो कुछ नहीं करते हैं। तो उदाहरण के लिए इस स्लाइड में ऊपर में UINSK ये जिब्रिश है। ये जानकारी लेकर चलने वाले स्रोत है। ये जानकारी देने के लिए अरेंज किए जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि ये काम करते हैं या नहीं करते। हमें पता नहीं कि क्या ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्रम कितना असंभव हो सकता है। जानकारी के लिए गणित की थियरी यही करती है। ये जानकारी उठाने की क्षमता बताती है, लेकिन नहीं बताती है कि जानकारी काम करती है या काम करने लायक सही तरह से क्रम में है या नहीं। और डीएनए में ये दूसरा है, इसमें दूसरे तरह की जानकारी है। अब यहाँ मैं इंग्लिश वाक्य उपयोग करता हूँ, टाइड एंड टाइम वेट फॉर नो मैन। ये स्पष्ट बताने वाले कैरेक्टर है जो अर्थपूर्ण जानकारी बता रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके साथ कुछ बातें कहती हैं कि ऊपर की बातें पेचीदा हो सकती है, लेकिन ये नहीं कहता कि उलझे हुए होने में सटीकता है। गणित की बात है कि उलझा हुआ और सटीक नहीं, उसमें यही विचार है, यानी जितना उलझा होगा उतना ही पेचीदा होगा। लेकिन डीएनए उलझा हुआ ही नहीं, ये कैरेक्टर को अनिश्चित रूप में रखा नहीं गया, ये सटीक है और उलझा हुआ है। जैसे किसी भाषा में या कंप्यूटर कोड होते हैं, सटीक और उलझे होते हैं। तो जब हम डीएनए एनिग्मा के बारे में कहते हैं तो पहला सेल बनाने के लिए जानकारी की शुरुआत के बारे में जो भेद है, तो हम गणित के रूप में अनिश्चितता के बारे में नहीं कह रहे हैं जैसे इस स्लाइड में पहली लाइन है, लेकिन हम सटीक जानकारी के बारे में कह रहे हैं। यहाँ कैरेक्टर की अरेंजमेंट मायने रखती है कि यहाँ ये कैरेक्टर जो बताते हैं उसका विवरण दे। यही तो डीएनए में होता है।
जब फ्रांसिस क्रिक ने ये मुद्दा बहुत शुरू में कहा था, जबकि वो जानकारी के बारे में, गणित की थियरी के बारे में जानते थे, तो कहा कि हम डीएनए की जानकारी के बारे में कह रहे हैं, हम गणित की जानकारी के बारे में नहीं कह रहे, केवल इंजीनियर्स की शैनन जानकारी नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं सटीक जानकारी या काम करने वाली जानकारी। यहाँ ये कहते हैं कि जानकारी का अर्थ है सीक्वेंस की सटीक जानकारी, चाहे वो डीएनए की बुनियाद की हो या प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स की हो। इन महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल के सब यूनिट सही तरह से क्रम में हो कि ये सेल के भीतर अपना काम को कर सके। ठीक है स्टीफन, दर्शक शायद ये सवाल पूछ रहे होंगे, यदि ये सटीक रहे तो क्या? अगर ये सटीक है तो क्या? इसमें क्रम है तो क्या? यदि ये नहीं होते तो इसका क्या अर्थ होता? तो हम तो मर जाते। बिल्कुल सही, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर की जानकारी निर्देश देती है नए प्रोटीन्स बनाने के लिए, और प्रोटीन्स सेल का टूल बॉक्स है, वो सेल को जीवित रखने के लिए सारे काम करते हैं। यदि ये डीएनए में क्रम सही तरह से न हो तो काम करने वाला प्रोटीन नहीं बना सकते। पिछली बार हमने विजुअल्स देखा था, इसे फिर से देखते हैं, इससे समझ सकते हैं। ये बच्चों के खिलौने हैं, लेकिन उदाहरण के लिए उपयोग करता हूं कि प्रोटीन्स कैसे बनते हैं। प्रोटीन लंबी चेन जैसा मॉलिक्यूल है, वो छोटे सब यूनिट से बना है जिसे अमीनो एसिड्स कहते हैं। ये हर एक बीट बताते हैं 20 अलग तरह के अमीनो एसिड्स को। यदि डीएनए सिग्नल जानकारी भेजे जो सेल को बताए कि किस क्रम में एक के बाद एक अमीनो एसिड्स लगाते जाएं, यदि अमीनो एसिड सही तरह से जुड़े हैं तो ये चेन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगी जो सेल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अच्छे से फिट होगी और चेन को जो काम करना चाहिए वो करने देगी। यानी डीएनए के आधार पर सीक्वेंस सही होना चाहिए और अमीनो एसिड्स का सही क्रम होगा और ये सही तरह से बनेगा और अपना काम करेगा। ठीक है, आपने ये सब की खोज की है, जिससे सवाल उठता है कि ये सारी जानकारी कहाँ से आई और ये सबसे पहले कैसी आई, क्योंकि हम देखते हैं कि जानकारी तो बहुत ही बड़ी है और उलझी हुई है। यानी सामान्य प्रोटीन्स में 150 अमीनो एसिड होते हैं, छोटे प्रोटीन में, और बड़े प्रोटीन में हजारों से भी ज्यादा होते हैं, और ये सब सही क्रम में होने चाहिए। तो यहाँ कौन सी थ्योरी बताई जाती है कि इस सवाल का जवाब दे कि ये कैसे शुरू हुआ? इस सवाल ने मुझे बहुत आकर्षित किया क्योंकि मैं डीएनए एनिग्मा से प्रभावित हुआ था। एनिग्मा ये नहीं कि डीएनए क्या करता है, हम ये जानते हैं, लेकिन सवाल है कि डीएनए की जानकारी कहाँ रखी होती है, वो जानकारी सबसे पहले कहाँ से आती है। इसके लिए बहुत से नेचुरलिस्टिक और मटेरियलिस्टिक थियोरी बताई जाती है और इसे अच्छी तरह से बताया गया है। फ्रेंच साइंटिस्ट ने, उनका नाम है जॉक मोनोद, इन्होंने 1968 में किताब लिखी। ये क्रिक के साथी थे जिन्होंने डीएनए की खोज की है, और मनोज ने कहा कि यदि आपको वैज्ञानिक होना है तो मैं आपको बताऊं, आपको विवरण देने के लिए बुनियादी बातों की कोशिश करनी होगी। एक तो मौके पर आधारित रहना, ये किसी तरह के रैंडम वेरिएशन है, और दूसरी बात कही कि निश्चित होने पर आधारित रहे, इसके लिए साइंटिफिक कोड वर्ड है स्वाभाविक नियम पर आधारित रहना। यदि मैं बॉल छोड़ूं तो वे नीचे गिरेगा, तो वैज्ञानिक कहते हैं कि जरूरी है, इसलिए ये गिरता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। और मोना ने कहा कि तीसरा भी है जो एक साथ जोड़ता है, कैसे जरूरत की क्रिया का नियम। डार्विन ने इसे किया, नेचुरल सिलेक्शन और रैंडम वेरिएशन, और यह भी स्वीकार किया जाने वाला साइंटिफिक तरीका है। यहाँ जीवन की शुरुआत के सवाल का जवाब देते हुए नेचुरलिस्टिक या मेटेरियलिस्टिक दृष्टिकोण से, तो हमें जीवन की शुरुआत के बारे में कहना होगा कि अवसर या जरूरत या इन दोनों के मिलाने से है। जब मैंने डीएनए एनिग्मा की खोज की है, मैंने इस क्रम का उपयोग किया और कहा ठीक है, जानकारी की शुरुआत की ये बातें कहाँ से आई, क्या वो इस महान भेद के लिए सफल रहे, यानी हम जो समझते उससे भी ये भेद गहरा है। और मैं इसी निष्कर्ष पर आया और यही बात कहना चाहता हूं। जी, दर्शकों में से कितने लोगों ने सुना है कि जीवन ऐसे ही अकस्मात अस्तित्व में आया या अवसर और नेचुरल सिलेक्शन से? ठीक है, यदि आपने इसे सुना है और अभी भी ये मानते हैं, अब हम ब्रेक लेंगे और वापस आने पर इसे देखेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि कैसे ये ऐसे अकस्मात होने के कितने अवसर हैं। ठीक है, तो बने रहिए, हम जल्द लौटेंगे। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपने आज के प्रोग्राम का आनंद उठाया और फिर देखना चाहते हैं या हमारे दूसरे प्रोग्राम और विषय देखना चाहते हैं, तो हमारे फ्री जॉन एंकरबर्ग ऐप पर जाएं या हमारी वेबसाइट पर जाकर देखें jashow.org पर। फिर से
आप ये कोई भी प्रोग्राम देख सकते हैं मुफ्त में हमारे जॉन एंकरबर्ग ऐप पर। आप अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए हर एपिसोड डाउनलोड कर सकते हैं, केवल हर एपिसोड के लिए $5 देकर jashow.org से। ठीक है, हम लौट आए। हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर स्टीफन मायर से, जो फिलोसोफर ऑफ साइंस है, बेस्ट सेलिंग बुक लिखी है, और वो ये है सिग्नेचर इन द सेल, डीएनए एंड द एविडेंस फॉर इंटेलिजेंट डिजाइन। और हम सवाल का जवाब दे रहे हैं कि जीवन कैसे शुरू हुआ, पहली सेल कहाँ से आई। और मैं कह रहा था कैसे नेचुरलिस्टिक थ्योरी बताई जाती है कि इस सवाल का जवाब दे कि डीएनए मॉलिक्यूल की ये सटीक जानकारी कहाँ से आती है और वो कहाँ से पहुंची। और कोई कहता है कि यह अकस्मात हुआ। आप एक कोट के बारे में कह रहे थे, इसके बारे में बताइए कि लोग इसे समझ सके। ये विख्यात बायोकेमिस्ट्री टेक्स्ट बुक से है जो 70 में लिखी गई थी। ये बताता है कि बहुत से लोगों के मन में क्या है। इसके लेखक एल्बर्ट लेनेजर ने कहा, हम क्रांति के मुश्किल भाग में आए हैं जो जीवन को पहली बार दिखाना है, जो माइक्रोमोलिक्यूलर कंपोनेंट्स द्वारा एक साथ आने से बने हैं। इसका क्या अर्थ है? जी, सरल भाषा में यही अर्थ है कि डीएनए मॉलिक्यूल के सारे भाग, जिसे हम पिछले सेगमेंट से देख रहे हैं, और प्रोटीन के पार्ट्स खुद को अकस्मात क्रम में लाते हैं। ऐसे सीक्वेंस जो उस मॉलिक्यूल को सेल में काम करने के लिए ज़रूरी है। और मैं सोचता हूँ कि ये पूरी तरह गलत है, जिसे बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं। ये सवाल को हल नहीं करता। मैंने किताब में दोष लगाया कि इस बात को गंभीरता से लिया है। बहुत से वैज्ञानिक अब विश्वास करते हैं कि ये पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है कि इस तरह से पहला जीवन बना है। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं कि ये किस तरह से अकस्मात नहीं हो सकता है। खैर, कभी नहीं कह सकते हैं कि निश्चित नहीं है, निश्चित रूप में नहीं हो सकता है, लेकिन हम इस तरह कह सकते हैं कि ये नहीं होने की संभावना ज्यादा है कि जीवन ऐसे अकस्मात नहीं आया। इतना पर्याप्त नहीं कि लोग इसे अनदेखा करें कि ये सही हाइपोथेसिस नहीं है। जी, मैं सोचता हूं कि लोग इसे सुनकर कहेंगे। जी, चलिए मैं उदाहरण बताता हूं, जो विद्यार्थियों को बताता हूं। यहाँ बिखरे हुए अक्षरों की थैली है, तो मैं विद्यार्थियों से कहता हूं कि हाइपोथेसिस के अवसर के बारे में सोचे कि नई जानकारी बनाए या नई जानकारी उत्पन्न करे। मैं यही करता हूं कि वो वहां से चलकर दूर जाए और ऐसे ही अक्षर निकालते जाए, और वो अक्षर निकालकर इस अक्षर को ब्लैक बोर्ड पर लिखे जो उन्होंने चुने हैं, और वो इसे ऐसे क्रम में करे जो उन्होंने जो अक्षर उन्होंने चुने थे। और आगे जाकर ब्लैक बोर्ड पर जो लिखते थे ये जिब्रिश होता है, जैसे ZSUAET, और चाहे जो कुछ भी हो, कैरेक्टर सही क्रम में नहीं होते हैं, लेकिन किसी काम को नहीं कर सकते हैं, अर्थपूर्ण नहीं है। ये एक अकस्मात की समस्या है, सटीक अरेंजमेंट नहीं है, और सटीक अरेंजमेंट नहीं यानी जिब्रिश और टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन है। जी, यहाँ अवसर है कि जिब्रिश ही आए, लेकिन ये जानकारी नहीं उत्पन्न करते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ हमें मिलता है, यानी शुरू के विद्यार्थी आकर कहते हैं बैन या ऐसे कुछ शब्द हो, और विद्यार्थी कहते हैं कि कैट कॉल्स, और हाँ, और इस तरह से बहुत सी जानकारी बना सकते हैं अफसर से। लेकिन हमेशा मुद्दा यही होता है, ये बहस होती कि ये प्रयोग आगे बढ़ाते जाए, और आगे जिब्रिश पूरी तरह से इसे ख़त्म करता है, और किसी भी तरह के अर्थ को। जी, यदि 150 अक्षर एक लाइन में लिखे तो सच में जिब्रिश ही होगा। बिल्कुल, और इसके लिए कारण है, और मेरे पास इस मुद्दे पर भी छोटा डेमोन्स्ट्रेशन है। इसे कॉम्बिनाटोरियल्स की समस्या कहते हैं। लोग इसे नहीं समझते हैं। इसे बताने के पहले चलिए एक बात बताऊं। ये छोटे डायनासोर की पजल है, और इसके 4 डायल्स है, और हर डायल में 6 संभावना है। हर 6 डायनासोर के लिए 6 संभावना है। सिर के लिए डायल है, और हर डायनासोर के लिए लेबल है। और यहाँ विचार यही है, इस पजल में हम कोशिश कर रहे हैं कि डायनासोरस आए, सिर, शरीर, पूंछ और लेबल सब ऊपर की लाइन से मिले। अब इन डायल को ऐसे ही घुमाए तो क्या होगा? यही कॉम्बिनेटोरियल्स की समस्या है। बहुत से अलग कॉम्बिनेशन है, यानी संभावनाएं बहुत कम होती है। 6 में से 1 सिर सही है, और 6 में से 1 अवसर है कि सही शरीर हो, पूंछ और लेबल हो। तो शायद आप कहें कि संभावना तो 6 और 6 और 6 और 6 और 6 की है। ये ऐसे है क्योंकि हमें हर कॉम्बिनेशन को देखना होगा जो बन सकते हैं।
या 6 में से एक संभावना में और दूसरे डायल में ये इसी तरह से है, यानी 6 में से एक, यानी ये 6 गुना 6 की संभावना है। और तीसरे डायल में जाए तो एक और गुना 6 और चौथे में एक और बार 6 गुना, यानी अंत में 1296 संभावना है, यानी 1296 में केवल एक बार ही ये सही होता है। अब कहिए कि मैं आपको 10 सेकंड दूं और आपको 3 बार ही डायल घुमाएं, तो हो सकता है, यानी बहुत कम हो सकता है कि आप सही कॉम्बिनेशन बनाएं। खैर ये बहुत कम होगा और ये असंभव नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही है कि आप समस्या ऐसे हल नहीं होती है कि ऐसे ही आप अकस्मात इस सवाल का हल कर दे। जी, आपने अभी शुरू किया, हमें ये कॉम्बिनेशन के बारे में बताइए। जी, अब जीवन की शुरुआत के बारे में भी यही समस्या है। और यदि आप उदाहरण के लिए बाइक क्लॉक लीजिए जिसमें 10 है, अब यहाँ 6 के बजाय 10 संभावना है, यानी यहाँ 10,000 कॉम्बिनेशन की संभावना है। यदि बाइक क्लॉक में 10 डायल हो तो क्या, यानी अब 10 से 10 गुना और फिर 10 गुना और फिर 10 गुना, यानी 10 को 10 से 10 बार गुना करना 10 ट्रिलियन कॉम्बिनेशन है। यदि आप चोर हैं और बाइक चुराना चाहते हैं और इस तरह का लॉक लगा है, आप कई दिनों तक डायल घुमाते रहेंगे और कभी सही कॉम्बिनेशन नहीं जोड़ पाएंगे। खोजने के लिए बहुत से कॉम्बिनेशन होंगे जो हमेशा विरुद्ध में होंगे और हो नहीं पाएगा और अकस्मात समस्या हल नहीं कर पाएंगे। अब प्रोटीन की केस में ये इससे भी बुरा है क्योंकि हर तरफ से 20 संभावना और केवल 10 साइट्स नहीं है। और कहिए कि सबसे छोटे प्रोटीन के लिए जिसमें 150 अमीनो एसिड्स है तो अगणित कॉम्बिनेशन होंगे, यानी छोटे प्रोटीन के लिए 150 अमीनो एसिड्स है, यानी 20 गुना 20 गुना 20 गुना 20 को 150 बार 20 से गुना करना। और इसमें केवल एक मौका है 10 के 95 पावर में कि इसे सही क्रम में लाए। अब मेरी किताब में मैंने इसे विवरण से बताया है। ये नंबर कैसा होगा? जी, पूरे संसार में केवल 10 का 80 पावर पार्टिकल्स है, यानी संसार की शुरुआत से लेकर 10 का 17 पावर समय हुआ है, यानी 13 बिलियन साल पुरानी दुनिया है। ये तो जगह तो कल्पना से भी बड़ी है। इसे समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि मानो भूसे के ढेर में हम सुई ढूंढ रहे हैं और ये भूसे का ढेर ब्रह्मांड जैसे है या संसार कहिए, और सुई वहाँ कहीं पर है और ढूंढने के लिए 10 सेकेंड है और सच में बहुत कम समय है कि इन सारी संभावनाओं को देखें। यानी अभी भी ये इस तरह है जैसे चोर बाइक क्लॉक और मैं डायनासोर पजल को हल करना चाहते हैं। ये तो बहुत बहुत कम संभावना है कि अकस्मात समस्या हल कर दें। ठीक है स्टीव, आप क्या चाहते हैं कि इस प्रोग्राम से दर्शक क्या सीखे? मुख्य बात क्या है? जी, बुनियाद ये नहीं कि अकस्मात हो, यानी डीएनए एनिग्मा ऐसे हो या डीएनए में पहले जीवन की जरूरी जानकारी ऐसे आए। किताब में मैंने बहुत विवरण के साथ बताया। ये तो ऐसी गिनती है जिस पर हमने यहाँ चर्चा नहीं की है, लेकिन मैं इस संख्या के साथ आया। ये दिखता है कि ये अक्सर ऐसा है, जीवन अकस्मात नहीं आया और अच्छे से कहे तो बताने का अच्छा विवरण है अवसर के विवरण से बढ़कर। तो अगली बार हम बताए गए विवरण में से कुछ देखेंगे, लेकिन पूरे संसार में जीवन की शुरुआत के अध्ययन में वैज्ञानिकों ने इस विचार का इनकार किया है कि जीवन ऐसे ही अकस्मात आया है। ठीक है दोस्तों, हमने इसे अभी शुरू किया है। अगले हफ्ते हम ये सवाल देखेंगे। जब ये जानकारी खोजी गई, हमने जो यहाँ पर दिखाया कि ये बहुत ही उलझा हुआ है। जो लोग बुद्धिमत्ता की डिजाइन की साइड नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें नेचुरलिस्टिक थ्योरी के साथ में आना होगा कि ये जानकारी शुरू में कहाँ से पहुंची। और हमने अवसर के बारे में आज देखा है और आप कह रहे हैं कि अब सारे वैज्ञानिकों ने अवसर का इनकार किया है, तो वो क्या मानते हैं और अगली थ्योरी क्या है? अगले हफ्ते इसे देखेंगे, आप चूकना नहीं चाहेंगे। आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद यहाँ जॉन एंकरबर्ग शो में। यदि आप विश्वासी होने में दिलचस्पी लेते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट jashow.org पर जाए और क्लिक कीजिए बिकमिंग अ क्रिश्चियन पर, जो हमारे होम पेज के ऊपरी भाग में है। आप जानकारी भी पढ़ सकते हैं कि कैसे यीशु मसीह के साथ अपने उद्धारक के संबंध में आ सकते हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए या आप हमारे दूसरे प्रोग्राम या विषय देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाए jashow.org पर और वॉच पर क्लिक कीजिए। यदि आप हमारे प्रोग्राम स्मार्टफोन पर देखना चाहते हैं तो ऐप स्टोर पर जाएं और हमारी मुफ्त जॉन एंकरबर्ग शो ऐप डाउनलोड कीजिए। इससे आप हमारे 60 से भी ज्यादा टेलीविजन प्रोग्राम देखेंगे जो आप कहीं भी किसी भी समय देख सकते हैं मुफ्त में। आपके लिए उपलब्ध बहुत सी जानकारी भी आप यहाँ देख सकते हैं।
अगले हफ्ते जॉन एंकर बर्ग शो में हमारे साथ फिर से जुड़ जाएं। प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। और फिर से आपने कहा था, उस समय में वापस जाकर देखना जहां परमेश्वर ने संसार को बनाया। आप एस्ट्रोनॉमर कहते हैं कि 13.8 बिलियन साल, ठीक है। आप कहते हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी पर कितने साल तक रह सकते हैं? जी, यानी इस तरह से वातावरण में रहना जहां प्रभु हमारा उपयोग कर सके कि उसकी मदद हो, यानी उसके साथ काम कर सके कि बुराइयों और दुखों का अंत कर दें, तो हम ज्यादा से ज्यादा 20 से 40 हजार साल कह सकते हैं। यानी इन 14 बिलियन में केवल थोड़ी ही जगह है। ये सब उस समय के बारे में बताता है जब परमेश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर रखा था। वो तैयारी थी। ये तैयारी किस तरह होगी, इसका उदाहरण दीजिए। जी, इन एस्ट्रोनॉमर ने ये खोज निकाला है। उन्होंने कहा ये हमें ये जरूर बताता है कि कोई सृष्टि के परे है जिसके पास मनुष्य जाति के लिए बड़ा आदर और सम्मान है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा समय का अंदर जगह तैयार करने में, और सबसे ज्यादा समय हम इस तरह सिविलाइज दशा में रह सकते हैं। और इसका अच्छा उदाहरण होगा विवाह की विधि, जो केवल 20 मिनट की होगी यदि संगीत इसमें न गिने तो। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कितना निवेश किया गया है उन 20 मिनट के लिए। अब सामान्य अमेरिकन विवाह तो $20,000 से ज्यादा की होती है। उस विवाह की तैयारी में साल भर का समय बिताया जाता है, लेकिन हम इसे व्यर्थ नहीं समझते हैं, क्योंकि ये कितना बहुमूल्य और उद्देश्यपूर्ण ये 20 मिनट होते हैं। इसी तरह से वो विशेषता में बहुत बड़ा है। देखिए, एस्ट्रोनॉमर हमें बताते हैं कि कोई तो होगा जिसने मनुष्य के लिए बहुत आदर और उद्देश्य हमसे रखा है। और उत्पत्ति 1 सच में हमें बताता है कि कैसे प्रभु ने बनाया, लेकिन बाद में महत्वपूर्ण भाग में आता है उसने यहाँ मनुष्य को रखा। और बाइबल की पूरी कहानी यही है कि सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि में आता है और मरकर हमारे पापों के लिए दाम चुकाता है। ये तो बुराई की समस्या का जवाब है। वही है जिसने बुराई को दूर किया है। हम सब इसके भागी थे, और वो है जिसने बुराई पर विजय पाई है और सच में हमें मार्ग देता है जहां हम बुराई से छुड़ाए जा सकते हैं यदि हम चुनते हैं तो। यानी उसने हमें दिखाया है कि इसे कैसे करें, कैसे उसने खुद हमारे सारे अपराधों के लिए दम चुकाया है। हम यदि चाहें तो अपनी सारी असिद्धता को दे सकते हैं उसकी सिद्धता पाने के लिए, और उसके साथ उस नई सृष्टि में प्रवेश कर सकते हैं। क्या हम डीएनए की जानकारी की केमिकल आकर्षण के फोर्स के रूप में बता सकते हैं? हम नहीं बता सकते। यदि हम इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें तो पाएंगे ये स्टिक है जो केमिकल बॉन्ड्स बताती है। मॉलिक्यूल में आकर्षण के फोर्स काम करते हैं। देखिए, यहाँ शुगर और फॉस्फेट में बॉन्ड्स है, और यहाँ शुगर फॉस्फेट के बैकबोन में भी बॉन्ड्स है। देखिए, यहाँ कोई बॉन्ड्स या कोई स्टिक नहीं जो बेसिस वर्टिकल एक्सिस को सपोर्ट करे। ये जानकारी रखने वाले एक्सिस है। यहाँ कोई केमिस्ट्री नहीं जो बताए कि एक दूसरे के साथ काम करे। दूसरे शब्दों में, ये कोई केमिस्ट्री नहीं है जो बेसिस के क्रम को सही रूप में रखते जाए। संभव है कि परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। यदि आप चाहते कोई प्रार्थना करें या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं। इस नंबर पर फोन कीजिए, कोई बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेगा। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि अगले हफ्ते इसी समय आप फिर से जुड़ जाएंगे। यीशु मसीह के साथ में अपना संबंध कैसे शुरू करें, इसे जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉग कीजिए jashow.org पर, और वहां पर प्ले टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर पर क्लिक कीजिए।